जय हिंद। वेलकम टू जेएस इनोवेशन सेंटर। तो बिहार एसएससी का एग्जाम डेट आ चुका है, तो आपके लिए एक स्पेशल बैच आया है जहां पर हम बात करेंगे आपका प्रैक्टिस सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चंस के बारे में। यहां पर हम हर एक सेक्शन से पर डे प्रैक्टिस कराने का काम करेंगे आपका। तो ये आपका क्लासेस आज से शुरुआत हो रहा है, तो आप लोग जल्दी से इससे जुड़ने का काम कीजिए, क्योंकि ये आपका तैयारी को बहुत ही बेहतर बनाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का पहला क्वेश्चन के साथ में। तो अभी जो सीरीज हम आपके सामने लेके आए हैं, ये मार्केट से अगर हम बात करते हैं तो ये प्लेटफॉर्म को लिए हैं। तो अगर पर डे के अनुसार से चले तो मार्केट में जितने भी अच्छे अच्छे सीरीज आपका आ रहे हैं, हम कोशिश करेंगे कि उससे आपका क्या हो, प्रैक्टिस कराया जाए। क्योंकि ये सब जो आपका मार्केट में जो बुक अवेलेबल है ना, बहुत ही क्या है आपका हेल्पफुल है, और ये आपका एग्जाम में जो तैयारी आपका उसको क्या बनाएगा, आपका बेहतर बनाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन कर रहा आपका कि 16वीं शताब्दी में किस भारतीय शासक ने चांदी का सिक्के जारी किया और इसे रुपये का नाम दिया। तो देखिए अगर हम बात करते हैं 16वीं शताब्दी, तो अगर हम इसके बारे में अगर बात करें तो शुरुआत का अगर बात करते हैं 16वीं शताब्दी का, तो ये आपका मुगल इंपायर आपका शुरुआत हो गया था 1526 ईस्वी से। आपका क्या हुआ था, प्रथम पानीपत के युद्ध से अगर बात करते हैं तो आपका मुगल वंश का शुरुआत हो चुका था। लेकिन इसके कुछ ही समय बाद जब यह शासन आपका हुमायूं के आया, आपका हुमायूं के हाथ में, तो एक आपका युद्ध हुआ था जिसका नाम था आपका बैटल ऑफ कन्नौज। कन्नौज का युद्ध या बिलग्राम का इसको बोलते हैं, 1539 में। और ये आपका किसके साथ हुआ था, आपका शेरशाह के साथ हुआ था, जो कि आपका बिहार के ही शासक थे। तो ये आपका अगर बात करते हैं तो यहां पर आपका 1540 से लेके 1555 तक अगर बात करते हैं तो भारत में आपका सूर्य वंश का आपका शासक रहा। तो इस सूर्य वंश में जो इसके संस्थापक थे सूर्य वंश का, उनका नाम था आपका शेरशाह सूरी, जिनके नाम से बिहार में एक मकबरा भी है आपका औरंगाबाद जिला में, और सहरसा में अगर बात करते हैं। तो ये अगर बात करते हैं आपका शेरशाह सूरी का, तो इन्होंने अपने कार्यकाल में एक सिक्का चलाए थे चांदी का, जिसका कि क्या नाम दिए थे आपका, ये रुपये नाम दिए थे, ठीक ना। तो याद रखिएगा कि 16वीं शताब्दी में आपका भारतीय शासक थे आपका कौन, शेरशाह सूरी, जो बिहार से बिलोंग करते थे, और इन्होंने सूर्य वंश का स्थापना किया। किनको हराकर, मुगल वंश के आपका हुमायूं को हराकर। कौन सा आपका युद्ध में, तो बैटल ऑफ कन्नौज, कन्नौज के युद्ध में इसको हराए थे, और सूर्य वंश का स्थापना किए थे, जो कि आपका 40 से 1555 तक चला था। फिर बाद में इसको फिर हुमायूं हरा के मुगल वंश का फिर से स्थापना कर दिए थे, ठीक ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, शेरशाह सूरी। तो यही अपना शासनकाल में क्या चलाए थे, आपका चांदी के सिक्के चलाए थे, और उसका नाम क्या रखा था, रुपये रखा था। अब अगर बात करते हैं आपका अकबर के बारे में, तो इनके बारे में पता होगा आपका। और हेमू के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले अगर बात करते हैं कृष्णदेव राय के बारे में, तो ये आपका जो हमारा जो दक्षिण भारत है वहां के आपका क्या है, तुलुव वंश एक थे आपका, तुलुव वंश। तो वहां के ये आपका 1509 से लेके 1529 तक वहां के एक राजा हुए करते थे। कहां का, आपका तुलुव वंश का, जो कि हमारा साउथ भारत में राज करता था। अकबर के बारे में बात करते हैं तो पूरी तरह से परिचित है, और इन्हीं का आपका अगर बात करता है, एक आपका युद्ध हुआ था द्वितीय आपका पानीपत का युद्ध। तो द्वितीय पानीपत के युद्ध में क्या था, आपका हेमू के खिलाफ, हेमू को हराकर इन्होंने द्वितीय पानीपत का युद्ध जो था जीतने का काम किया था। तो आशा करते हैं कि ये क्वेश्चन अगर हम बात करते हैं तो पूरी तरह से आप लोग को समझ में आया होगा। तो देखिए सिंपली अगर हम बात करते हैं ना, जो भी क्वेश्चंस आप देख रहे हैं या इसमें आप प्रैक्टिस के थ्रू देखेंगे, अभी ये क्वेश्चंस का लेवल बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है। तो एग्जाम्स आपके क्या है ना, प्रैक्टिस मांगता है कि उस क्वेश्चन में आपका कहां कहां कंफ्यूजन रह गया है। तो प्रैक्टिस के माध्यम से हम लोग यह सुनिश्चित करने का काम करेंगे ना कि जिस क्वेश्चन को आप पढ़े हैं उस क्वेश्चन में आपसे क्या आप गलती नहीं है, और उस क्वेश्चन का आंसर जो आप राइट वहां पे मार के आए। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन हम लोग। तरह यू कैन विन, यू कैन विन, यू कैन विन नामक पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में कौन सा है।
तो मार्केट में देखिएगा ये मोटिवेशनल आपका बुक है, और इनका जो आपका अगर हम बात करते हैं लेखक जो है ये कौन है आपका, शिव खेड़ा है। कौन है, शिव खेड़ा। आप संदीप माहेश्वरी के भी नाम से जानते होंगे, ये भी आपका मोटिवेशनल स्पीकर है। अगर बात करते हैं दीपा कर्माकर का, तो ये क्या है आपका, एक जिम्नास्ट है। क्या है आपका, एक जिम्नास्ट है, पैरालंपिक में आपका भाग लेते हैं ये, और ये आपका अर्जुन विजेता भी है, याद रखिएगा। तो इसका राइट आंसर जो बात करें थे, यू कैन विन, इनका लेखक कौन है आपका, शिव खेड़ा, याद रखिएगा। कौन हो जाएगा इसका राइट आंसर, शिव खेड़ा। अगला अगर हम बात करते हैं आपका अगला क्वेश्चन को लेके, तो यूनेस्को विरासत स्थल शोर मंदिर किस राज्य में स्थित है। क्या कह रहा है आपका, यूनेस्को विरासत स्थल शोर मंदिर किस राज्य में स्थित है। देखिए अगर हम बात करते हैं ना, ये आपका क्या है, विश्व का संगठन है आपका, यूनाइटेड नेशंस का। तो हर एक एग्जाम में लिए, चाहे वो दरोगा ले लीजिए, चाहे बीपीएससी ले लीजिए, चाहे आप बिहार एसएससी ले लीजिए, हर एक एग्जाम में क्या है, इससे रिलेटेड आपका क्वेश्चंस रहेंगे। जैसा कि अभी अगर बात करते हैं, आपका दरोगा का एग्जाम हुआ था, तो उसमें से पूछ दिया था कि इनका क्या काम है। तो जानकारी इससे रिलेटेड भी हम लोग को होना चाहिए। अगर बात करते हैं तो यूनेस्को अगर बात करते हैं, तो इसका जो गठन है ना आपका, ये कब हो गया था, 1958 में हो गया था। जिसका कि अगर बात करते हैं हेडक्वार्टर जो है, ये कहां है, पेरिस है। कहां पर आपका, पेरिस। बहुत एग्जाम में तो इसका आपका फुल फॉर्म पूछ देगा, जिसका कि क्या होता है, अगर बात करते हैं, ये होता है आपका यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसका क्या काम है, उद्देश्य क्या है। तो जितने भी जगह अगर बात करते हैं दुनिया में, आपका जो भी आपका साइंटिफिक और कल्चरल वैल्यू है जिनका, तो उसको ये क्या करते हैं, कंजर्व करने का काम करते हैं। तो बहुत सारे ऐसे अगर साइट्स के बारे में बात करते हैं, भारत में ले लीजिए आपका, तो उसको आपका क्या है, यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज आपका है, उसमें क्या किया गया है, उसको सम्मिलित किया गया ताकि उसको क्या कर सके, कंजर्व किया जा सके, उसको संरक्षित किया जा सके। तो ये जो अगर बात करते हैं आपका शोर मंदिर, ये कहां पड़ता है आपका, ये आपका तमिलनाडु में है। कहां पर आपका, तमिलनाडु में, याद रखिएगा। ये आपका शोर मंदिर जो है आपका, ये यूनेस्को के विरासत स्थल में तमिलनाडु में स्थित है। जो कि अगर हम बात करते हैं, ये आपका 1984 में इसको क्या किया गया था, सम्मिलित किया गया था, याद रखिएगा। सो कब सम्मिलित किया गया था, 1984 में। तो चलिए हम लोग बात करते हैं अगला क्वेश्चन के बारे में। तो ये कोई एक स्टेट के बारे में बात नहीं है। अगर हम बात करते हैं, अगर हम बात कर रहे हैं कि ऐसा कोई एक स्टेट नहीं है, बहुत सारे ऐसे स्टेट्स हैं जहां से क्या हुआ, अगर वहां पे कोई भी आपका वस्तु, चाहे वो मंदिर हो गया, चाहे वो कॉलेज है, या तो कोई भी आपका मूर्ति है, अगर वो आपका विश्व के पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर कल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर वो आपका महत्वपूर्ण है, तो वो क्या करती है, उसको कंजर्व करने का काम करते हैं, उसको कंजर्व करने का काम करते हैं, याद रखिएगा। और यहाँ पर क्या है, यूनाइटेड नेशंस का क्या है, आपका अभिन्न अंग है। अगला अगर बात करते हैं कि भारतीय संविधान केंद्र सरकार को डैश प्रकार की निधियां प्रदान करती है। भारतीय संविधान केंद्र सरकार को कितने प्रकार के जो निधियां हैं, निधि प्रदान करती है। तो बेसिकली आपको याद रखिएगा कि ये आपका 3 तरह का है। कितना तरह का है ये, 3 तरह का। तो कौन कौन, तो अगर हम बात करते हैं ना, पहला क्या होता है आपका संचित निधि। क्या आपका संचित निधि। दूसरा अगर बात कीजिएगा तो होता है आपका लोक लेखा। और तीसरा अगर बात करते हैं तो यह होता है आपका आकस्मिक निधि। तो ये हमारे संविधान में है आपका। तो अगर संविधान में है तो इसका मतलब क्या है, इसका संविधान में उल्लेख होगा। तो ये आपका जो है ना, ये कितना है, 266 का कॉम है, इसका उल्लेख है, याद रखिएगा। संचित निधि का किसमें उल्लेख है आपका, 266 का कॉम है। लोक लेखा का अगर बारे में बात करते हैं तो 266 का कॉम है, इसका उल्लेख है। और आकस्मिक जो निधि है, इसका जो उल्लेख है आपका 267 में इसका उल्लेख है। ये आपका अनुच्छेद कितना, आपका पहला जो अनुच्छेद आपका 266 में संचित निधि के बारे में बात करते हैं, तो ये आपका
266 का क, लोक लेखा के बारे में अगर बात करें अनुच्छेद 266 का ख, और आकस्मिक निधि के बारे में बात करते हैं तो ये आपका 267 में है। तो आखिर इसका क्या काम है, ये सरकार को किस तरह से हेल्प करता है? तो याद रखिएगा कि ये दोनों का हम बात करते हैं ना, पहला तो अगर बात करते हैं आपका संचित निधि का, तो इस पर पूरा जो अधिकार है ना वो आपका किसका है? संसद का है। कुछ भी आपका कोई भी आपका पब्लिक रिलेटेड अगर कुछ काम करना है सरकार को, कोई भी नीतियां लानी है, या तो कहीं भी आपका पुल बनवाना है, या तो अगर बात करते हैं सड़क बनाना है, तो बजट में जितना पैसा जो खर्चा हो रहा है तो वो पैसा टोटल आपका कहां से आता है? संचित निधि से आता है। और इसका एक वो लोग अगर बात करते हैं, एक बिल लेके आता है, बिना विनियोग विधेयक बिल उसको बोलता है, विनियोग विधेयक बिल बोलता है, जिसके थ्रू क्या कर सकता है? उस बिल के थ्रू क्या करता है? संचित निधि से ये पैसा निकाल सकता है। तो इस निधि में आपका पैसा आएगा कहां से? तो ये पैसा जितना आप टैक्स देते हैं ना, जीएसटी के फॉर्म में या किसी भी के फॉर्म में आपका, तो वो टोटल आपका कलेक्शन यहीं पे होता है, संचित निधि में होता है। याद रखिएगा, टोटल कहां होता है आपका? संचित निधि में होता है। और उसका फिर आपका उपयोग कहां कर रहा है? ये भारत सरकार आपके लिए जितने भी आपके लिए कुछ भी आपका स्कीम लेके आएगा, कोई योजनाएं हैं, तो वही तो आपका क्या करेगा? खर्च करेगा। इसके अलावा अगर बात करते हैं आपका, ये आपका लोक लेखा, लोक लेखा में आप लोग को पता होगा कि पीएफ बोलता है, पब्लिक फंड इसको बोलता है। तो यहां पर आपको क्या है? जैसे ही नौकरी लगेगा ना आपका, तो उससे क्या होगा ना, कुछ पैसा यहां पर सरकार काट के जमा करना शुरू करेगा। खाली नौकरी ये बोला का नहीं, आप अच्छा ऑर्गेनाइजेशन में काम कीजिएगा ना, कोई रजिस्टर्ड कंपनी में, तो वो आपका जो सैलरी है उसका कुछ परसेंट क्या करेगा? पीएफ में क्या करेगा? वो जमा करेगा। और कब मिलेगा? जब आपका रिटायरमेंट होगा ना, तब वो आपको देंगे सरकार। तो ये आपका क्या है? लोक लेखा में। और तो इसका अधिकार किसके पास है? तो ये भी आपका कार्यपालिका के पास है। याद रखिएगा, किसके पास है यह इसका अधिकार? कार्यपालिका। अगला जो आपका लास्ट बचता है, ये आकस्मिक निधि, इसका जो आपका कंट्रोल होता है ना, वो आपका राष्ट्रपति के पास होता है। ये किसके पास होता है? आपका राष्ट्रपति। इसका जो हेड होता है आकस्मिक निधि का, वो राष्ट्रपति होता है। और राष्ट्रपति के अगर बारे में बात करते हैं, तो ये खर्च कहां करेगा? आकस्मिक निधि पे करेगा। आकस्मिक करने का मतलब क्या? मान लीजिए ना, कोरोना जैसा कोई बीमारी आ गया, ठीक है, आपका इमरजेंसी तरह का सिचुएशन है, तो ऐसे सिचुएशन को हैंडल करने के लिए क्या करेगा? राष्ट्रपति यहां से अपना आकस्मिक निधि से क्या करेगा? आपको पैसा निकाल के भारत सरकार को देगा कि लीजिए, इस बीमारी को दूर करने के लिए, चाहे इस महामारी को, या तो मान लीजिए कहीं भूकंप आ गया, तो उससे बचाने के लिए क्या करेगा? यहां से निकाल के सरकार पैसा देने का काम करेगी। तो तीनों के बारे में हमको जहां तक लग रहा है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। कुछ कंफ्यूजन होगा तो जरूर बताइएगा, जरूर सॉल्व करने का काम करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला देखिए क्या कह रहा है। अगर बात करते हैं, निम्नलिखित में से किस उद्योग को भारत में 8 आधारभूत उद्योगों के सूचकांक की गणना के लिए उपयोग किया जाता है? तो देखिए 8 आधारभूत में अगर लीजिएगा ना, 8 सूचकांक गणना के लिए उपयोग किया जाता है। तो देखिए इसमें जो आपका है, ये क्या हो जाएगा? आपका रिफाइनरी उत्पाद हो जाएगा, ठीक ना। तो जो अगर हम बात करते हैं सूचकांक, आधारभूत उद्योग का सूचकांक अगर है, तो उसमें से 8 कौन कौन है आपका? याद रखिए, इसमें तो याद रखिएगा, इसमें से क्या हो जाएगा? आपका एक रिफाइनरी उत्पाद है, जिसका कि आपका सबसे ज्यादा योगदान होता है। फिर बिजली ले लीजिए, अगर बात करते हैं, फिर आपका क्या है? उर्वरक है, जहां पर सरकार क्या है? ज्यादा क्या करती है? डिपेंड है, जिससे आपका सरकार को ज्यादा क्या हो रहा है? फायदा हो रहा है, ठीक ना। इसके अलावा अगर बात करते हैं आपका कच्चा तेल, इसके अलावा अगर बात कर रहे हैं आपका इस्पात ले लीजिए, सीमेंट ले लीजिए, और कोयला है, और प्राकृतिक गैस है। तो देखिए ये सब क्या है? अगर हम बात करते हैं ना, तो सरकार के पास ये टोटल चीज क्या है? ये आपका इंडस्ट्रीज है इसका। तो अगर सरकार को 8 आधारभूत उद्योगों का अगर सूचकांक की गणना के लिए किया जाएगा ना, तो कह रहे किस उद्योग को लिया जाता है इसमें? तो ये तो आपका फिक्स है। तो अगर पूरा 8 उद्योग अगर लिया जाता है, तो कौन कौन सा उद्योग लेगा भारत सरकार इसको गणना करने के लिए?
अपना जो सर्वे निकालने, सेंसस निकालने के लिए। तो याद रखिएगा, रिफाइनरी है, कोयला है, प्राकृतिक गैस है, बिजली है, उर्वरक है, कच्चा तेल है, इस्पात है, सीमेंट है, ये सब चीजें क्या है, भारत का आधारभूत है, फंडामेंटल है, संरचना है, जिसके आधार पर क्या कर सकते हैं, पूरा पूरा सरकार का इनकम है, जिस पर आपका क्या कर सकते हैं, टिका हुआ है। ये चीजें को क्या करता है, इंक्लूड करता है। तो सबसे ज्यादा अगर बात करता है यहां पर आपका डोमिनेंट जो है आपका, तो वो क्या आपका रिफाइनरी जो उत्पाद है, ये इस सूचकांक में सबसे ज्यादा जो महत्व है आपका, किसका, आपका रिफाइनरी उत्पाद है पहला, और दूसरा जो है आपका क्या है, वो बिजली है। याद रखिएगा, इस सूचकांक में ज्यादा अधिपत्य किसका, आपका रिफाइनरी का है, दूसरा आपका बिजली का है। अगला बात करते हैं, इनमें से कौन सा प्रमुख नदी एक पूर्व की ओर बहने वाली नदी है। तो देखिए, पूर्व और पश्चिम करने का मतलब क्या है, अगर ये आपका भारत कुछ इस तरह से आपका दिखेगा, तो इधर क्या है आपका अरब सागर है, और इधर आपका क्या है, बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी। तो इधर आपका क्या है पूर्व, और ये क्या हो जाएगा आपका पश्चिम। तो यहां पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सी प्रमुख नदी एक पूर्व की ओर बहने वाली नदी नहीं है। तो याद रखिएगा, कृष्णा है, नर्मदा है, गोदावरी है, कावेरी है। तो थोड़ा सा याद रखिएगा इसमें ना, तो पता चल जाएगा कि ये जो नर्मदा रिवर है ना आपका, एक बार में बहुत सारा बात पूछा गया है आपका, इससे रिलेटेड क्वेश्चन एक बहुत सारा एग्जाम्स में आया हुआ है कि नर्मदा जो है आपका ये कहां से, छत्तीसगढ़ के अमरकंटक से आपका निकलती है, और आपका मध्य प्रदेश, और गोदावरी होते हुए कहां, सॉरी मध्य प्रदेश से होते हुए कहां जाएगी आपका, गुजरात होते हुए आपका कहां गिरती है, आपका बे ऑफ बंगाल में, खंभात की खाड़ी में गिरती है, जो कि आपका कहां स्थित है, अरब सागर में है। तो यही सिर्फ नहीं, एक आपका नर्मदा ले लीजिए, एक आपका लूनी है, ताप्ती है, साबरमती है। ये सब रिवर क्या है ना, ये आपका पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों में से है, ठीक ना। ये सब कहां गिरती है, आपका अरब सागर में गिरती है। लेकिन चाहे वो कृष्णा नदी के बारे में बात कर रहे हैं, या तो गोदावरी या तो फिर कावेरी, या टोटल आपका क्या है, तीनों जो रिवर है आपका, ये साउथ की नदी है, मतलब दक्षिण भारत की नदी है, और ये सब कहां गिरती है, आपका गिरने का काम करती है बे ऑफ बंगाल में, बंगाल की खाड़ी में गिरने का काम करते हैं। याद रखिएगा, बंगाल की खाड़ी में। अगला अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन सबका, देखिए अगला क्या कर रहा है, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कहां स्थित है। तो अगर बात करते हैं आपका कि नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान, तो ये आपका कहां पर स्थित है, कर्नाटक में। कर्नाटक में एक आपका जगह पड़ता है मसूरी, मैसूर, ठीक ना। ये वहीं पे आपका क्या है स्थित है, जो कि आपका अगर बात करते हैं एक फेमस आपका प्लेस है, जो कि एक टूरिस्ट प्लेस के भी नाम से यह जाना जाता है। इसका अदर नेम अगर बात करते हैं आपका नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान का, तो इनका संजय गांधी उद्यान अभी नाम रखा हुआ है इसका, सॉरी संजय गांधी तो आपको पटना वाला हो जाएगा ना, राजीव गांधी उद्यान है, राजीव गांधी। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान का आपका अदर नेम क्या है, आपका राजीव गांधी उद्यान के नाम से भी जाना जाता है, और ये कहां स्थित है, आपका मैसूर का, कर्नाटक में। याद रखिएगा। अगला जो क्वेश्चन कर रहा है कि भारत में ब्रिटिश शासन में पहले भारत के गवर्नर जनरल कौन थे। तो भारत में ब्रिटिश शासन में पहले गवर्नर जनरल कौन थे, याद रखिएगा। तो गवर्नर जनरल आखिर शब्द आया कब से। शुरुआत में जो था वो क्या था, आपका गवर्नर हुआ करता था, शुरुआत में था आपका गवर्नर, फिर बाद में आया था गवर्नर जनरल, और गवर्नर जनरल के बाद फिर क्या आया था, वायसराय आया था, गवर्नर जनरल, और इसके बाद आपका क्या आया था, वायसराय आया था। तो याद रखिएगा कि गवर्नर से गवर्नर जनरल होने के लिए आपका एक एक्ट आया था 1773 में, यह आपका रेगुलेटिंग एक्ट है। रेगुलेटिंग एक्ट, इसमें क्या किया गया था कि जो आपका गवर्नर था ना, उसको भारत का क्या कर दिया गया, गवर्नर जनरल कर दिया गया। और इसमें आपका शुरुआत में क्या था ना, बंगाल का हुआ करता था, लेकिन इसके साथ दो और मिला दिया गया था, एक आपका बंबई था और दूसरा क्या था, मद्रास था। आपका 1773 का जो आपका रेगुलेटिंग एक्ट आया था,
उसमें यह प्रावधान किया गया कि अब जो गवर्नर है वो क्या कहलाएगा, आपका गवर्नर जनरल कहलाएगा। और इसके साथ आपका दो और जो था कंस्टिट्यूएंसी, उसको उसमें क्या कर दिया गया था, मिला दिया गया था। इसमें सिर्फ यही नहीं था, इसके अलावा अगर बात करते हैं तो पहली बार सुप्रीम कोर्ट का जो स्थापना हुआ था ना, ये आपका रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के ही अनुसार हुआ था, याद रखिएगा। थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट होता है, भुलाइएगा नहीं। एक है आपका रॉलेट एक्ट जो आपका 1919 में आया था, और एक है आपका रेगुलेटिंग एक्ट, ये आपका 1773 में आया था। और इस समय जो गवर्नर थे ना भारत में, वो कौन थे, आपका बंगाल का वीरेन हेस्टिंग थे, जिनका कि कार्यकाल आपका 1772 से लेके चल रहा था। तो बाद में आपका क्या हुआ, 73 में चेंज करके कब तक चला था इनका, 1785 तक चले थे ये। 1785 तक आपका भारत में ये आपका बात करते हैं गवर्नर के रूप में रहे थे, और लास्ट में यही जो थे कार्यकाल पर, तो उसी टाइम चेंज होकर क्या हो गया, गवर्नर से गवर्नर जनरल हो गया था, याद रखिएगा। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, वारेन हेस्टिंग, जिनका कार्यकाल आपका 1772 से 1785 तक रहा था, और यही वो पहले आपका गवर्नर थे जो कि आपका गवर्नर जनरल में कन्वर्ट हो गए थे। कौन सा एक्ट के अनुसार से, 1773 रेगुलेटिंग एक्ट। आशा करते हैं कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अगर कहीं भी कंफ्यूजन है तो जरूर कमेंट कीजिएगा मेरे भाई, ठीक है। आगे बात करने जा रहा है कि भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति पर महाभियोग हेतु प्रक्रिया का प्रावधान करता है। तो बताइए आप लोग, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति पर महाभियोग हेतु प्रक्रिया का प्रावधान करता है। तो याद रखिएगा, पतानिकों का द्वयोदशम, ठीक ना, 52 से शुरुआत होता है, अब दशम में जहां कहां तक पहुंचेगा, 61 तक, ठीक ना। और ये कहां तक, दशम मौ से मतलब क्या होता है, महाभियोग होता है, महाभियोग। तो ये तो बहुत आसान है आपका, जो 61 जो आपका अनुच्छेद है, ये क्या हो जाएगा, 52 में क्या लेता है, पद लेता है, ठीक ना, पकानिकों का द्वयोदशम। तो ये आपका क्या होगा, जो ए अनुच्छेद कितना 61 है, इसके अनुसार से क्या लगता है, महाभियोग लगेगा। तो महाभियोग में आपका क्या होगा, अनुच्छेद 61 के अनुसार क्या होगा, ऐसा प्रावधान दिया गया है कि अगर राष्ट्रपति जो है वो हमारा संविधान का क्या कर रहा है, उल्लंघन कर रहा है, और सही से काम नहीं हो रहा है संविधान के अनुसार से, तो क्या है, ऐसा प्रक्रिया है कि महाभियोग के थ्रू से उनको क्या किया जा सकता है, उनके पद से हटाया जा सकता है। लेकिन जानकारी के लिए बता दें कि आज तक हमारे देश में जो महाभियोग का प्रक्रिया है किसी भी राष्ट्रपति पे नहीं लगाया गया है, और यह जो आपका महाभियोग है ये आपका अमेरिका के संविधान से लिया गया है, याद रखिएगा। महाभियोग की प्रक्रिया कहां से लिया गया है, ये हमारा अमेरिका के संविधान से लिया हुआ है। तो आगे का अनुच्छेद क्या कहता है, देख लीजिए इसको। 78 में क्या कहता है, ये आपका पूछ दिया था बिहार दरोगा, बिहार दरोगा में देखिए यही क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक ना, कि अनुच्छेद 78 के अनुसार क्या है। तो अनुच्छेद 78 के अनुसार से जो प्रधानमंत्री होता है ना, वो आपका राष्ट्रपति को क्या करता है, सहयोग करता है, कार्यपालिका में क्या करेगा, उनका सहयोग करेगा। इससे रिलेटेड जो भी कुछ आपका सूचना रहेगा वो प्रधानमंत्री क्या करेगा, उसका काम करने का काम करेगा, निर्वहन करने का काम करेगा, किसका, राष्ट्रपति का। तो बात करते हैं 88 में क्या है। अगर 88 के अगर बारे में बात करते हैं तो ये क्या है ना, जो महान न्यायवादी है, महान न्यायवादी, ये क्या आपका भारत का कानूनी सलाहकार है, ये भारत सरकार का कानूनी सलाहकार। तो ये अनुच्छेद जो कि आपका आर्टिकल 76 के अनुसार है, ठीक ना। तो इनका क्या है ना, आर्टिकल अनुच्छेद आपका बात करते हैं 88 के अनुसार ये कहा जाता है कि भारत का किसी भी कोर्ट में बिना मतलब अगर हम बात करते हैं उसका कार्रवाई में क्या कर सकता है, ये भाग ले सकता है। भारत में किसी भी कोर्ट में क्या कर सकता है, ये आपका कार्रवाई में क्या कर सकता है, भाग ले सकता है, अनुच्छेद 88 के अनुसार से। तो ये कौन ले सकता है भाग, महान न्यायवादी, याद रखिएगा। 88 के अनुसार क्या हो जाएगा आपका, ये किसी भी कोर्ट में क्या कर सकते हैं, भाग ले सकते हैं। उसका जो सेशन है, जो रनिंग है, चल रहा है, उसमें भाग ले सकते हैं भारत के महान न्यायवादी, जो कि आपका अनुच्छेद 76 में इनका वर्णन किया हुआ है। अगला अगर बात करते हैं 73, ये 73 क्या है आपका, जो संघ का, संघ जो है आपका यूनियन, इसका जो कार्य शक्ति है ना, उसके बारे में क्या करता है, ये चर्चा करता है। ये क्या क्या कर सकता है आपका संघ, जो यूनियन है हमारा, उसके बारे में चर्चा कहां दिया हुआ, आर्टिकल 73 में इसका चर्चा है।
तो चलिए हम लोग जल्दी से आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन के बारे में अगर बात करते हैं तो कह रहा पंचायती राज संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा नहीं है। आपको बता दें कि पंचायती राज से संबंधित आपका क्वेश्चन भी दरोगा में आया था और वहां पे क्या पूछा था कि पंचायती राज जो है ना आपका वो कौन सा सूची में है, संघ सूची, संवर्ती सूची या तो फिर आपका राज्य सूची में। तो ये आपका किस में आता है, राज्य सूची में आता है, राज्य सूची में वाला। अब इसमें से कह रहा ना कि देखिए कुछ आपका इसके बारे में दिया हुआ है, अब पूछ रहा है कि आपसे कि कौन सा इसमें क्या होगा, नहीं होगा। तो कह रहा है आपका कि पंचायत व्यवस्था भारतीय ग्रामीण जीवन का युगों से एक अभिन्न अंग रहा है। ये तो रहा है, जब से लागू हुआ है तब से क्या हुआ, इसको कोई बेदखल नहीं किया है, जब से लागू हुआ तब से ये चलते आ रहा। और एक तरह से क्या है, बहुत ही आपका जो लोअर लेवल पे अगर बात करें ग्रामीण स्तर पे आपका सरकारी ढांचा को बनाए रखने में बहुत ज्यादा मदद करता है ये। अगला अगर बात करते हैं कि 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 15 अगस्त 1993 से प्रभावी हुआ है। तो देखिए क्या ये सही है? अगर हम बात करते हैं 15 अगस्त, यही आपका गलत है, 15 अगस्त नहीं, एक्चुअल में जो डेट था ना आपका वो 24 अप्रैल था। ये जो आपका 73वां संविधान संशोधन हुआ था जिसके थ्रू पंचायती राज को इंक्लूड किया गया हमारे आपका संविधान में, तो वो आपका कब से प्रभावी रहा? आपका 73वां संविधान संशोधन ये आपका 24 अप्रैल 1993 से प्रभावी हुआ है। राइट आपका, तो गलत कौन हो जाएगा? यही गलत था। तो सही क्या आप लोग कर लीजिएगा इसको कि ये आपका 24 अप्रैल 1993 से हुआ था। बाकी कह रहा है कि यह एक त्रिस्तरीय जैविकीय रूप से जुड़ी हुई संरचना, एकदम त्रिस्तरीय है। बलवंत राय मेहता कमेटी यही तो बताए थे, क्या बताए थे कि जो ग्रामीण लेवल पे रहेगा क्या रहेगा, मुखिया। ग्रामीण लेवल पे जो रहेगा वो क्या रहेगा, आपका मुखिया रहेगा। अगर बात करते हैं यहां फिर आपका क्या, ब्लॉक पे कौन रहेगा, समिति रहेगा। और जिला लेवल पे कौन सा रहेगा, ये आपका जिला परिषद रहेगा। वो क्या रहेगा आपका, जिला परिषद। ये आपका त्रिस्तरीय के संरचना के बारे में बताए थे कौन, बलवंत राय मेहता कमेटी बताए थे। अगला कह रहा है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243 जी उसके महत्व को बढ़ाता है। एकदम सही बोला है, 243 से लेके आपका जी तक क्या है, इसके बारे में चर्चा दिया हुआ है पूरा डिटेल के साथ में, याद रखिएगा। तो ये आपका क्या था, कुछ जानकारी था पंचायती राज से संबंधित, याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आपका एग्जाम में पूछा जाता है। और अभी हाल ही फिलहाल में बताया ना कि दरोगा वाला एग्जाम में जो 17 दिसंबर को हुआ था उसमें एग्जाम में आपका क्या होता है, क्वेश्चन पूछा हुआ था। अगला क्वेश्चन से आपका याद देखिए, कह रहा है कि बिहार के गांव तक वैज्ञानिक खेती को प्रभावी एवं गहरी पहुंच के लिए कौन सी योजना प्रारंभ की गई थी। तो देखिए क्या है ना, वैज्ञानिक खेती को प्रभावी, तो याद रखिएगा कि ये आपका 2015 में एक आपका बिहार सरकार एक योजना लेके आई थी जिसका नाम है था आपका मेरा गांव मेरा गौरव। एक आपका योजना लेके आई थी, क्या नाम था उसका, मेरा गांव मेरा गौरव, जिसके थ्रू क्या था ना, वो एक जैविक खेती को बढ़ावा देना था। जैविक खेती को बढ़ावा देना था। तो जैविक खेती एक्चुअल में होता क्या है, अगर हमारे अगर देश में बात किया जाए तो पूर्ण रूप से जैविक खेती करने वाला एक आपका स्टेट है, वो कौन है आपका, सिक्किम। सिक्किम है, याद रखिएगा। तो ये आखिर क्या कर रहा है और क्यों इसको आखिर इतना बढ़ावा दिया जाना चाहिए और क्यों दिया जा रहा है, तो कारण क्या है ना, अगर हम लोग बात करते हैं खेती तो हम लोग भी कर रहे हैं, तो अंतर क्या दोनों में, तो जैविक खेती में क्या है ना, बिना हमारा जो पर्यावरण है उसको क्षति पहुंचाए, बिना हमारे पर्यावरण को क्षति पहुंचाए अगर आप खेती कर रहे हैं तो वो एक्चुअल में क्या है, जैविक खेती है। तो बिना पर्यावरण को हानि पहुंचाए करने मतलब क्या, जैसे आप यूज करते हैं उर्वरक यूज कर रहे हैं, केमिकल मतलब उर्वरक यूज कर रहे हैं, तो ये क्या करेगा आपका, जो भी उससे हमारा पर्यावरण क्या है, पूरी तरह से क्या हो रहा है, दूषित हो रहा है और उसमें रहने वाले जीव जंतु का क्या हो रहा है, मृत्यु हो रहा है, नाश हो रहा है। तो ये क्या जैविक खेती नहीं है। अगर दूसरे को अगर मार के आप अपना खेत चला रहे हैं या पेट पाल रहा है तो वो आपका जैविक खेती में नहीं, बिना किसी को डिस्टर्ब किए हुए अपना एनवायरमेंट अपना पर्यावरण को अगर आप कर रहे हैं तो ये क्या आपका जैविक खेती है, याद रखिएगा। इसमें आपका केमिकल फर्टिलाइजर का बिल्कुल यूज नहीं किया जाता है, याद रखिएगा, ठीक ना। तो ये कौन सा आपका, ये आपका मेरा गांव मेरा गौरव है, ये आपका कब लाया गया था, 2015। तो एक चीज ध्यान दीजिएगा कि इधर से कुछ एग्जाम से चलन ऐसा हो गया ना
बिहार सरकार का जितना भी जो एग्जाम हो रहा है तो उसमें से एक दो योजना ऐसा आपको दे देगा जो कि आपका काफी बैकडेट का रहेगा। बैकडेट इन द सेंस कह सकते हैं 2012 का, 15 का, 17 का, मतलब एग्जाम हो रहा है आपका कब 2023 में। अब देगा क्वेश्चन कहां से आपका 14 दे देगा, 15 है, 16, कम से कम 5 साल 6 साल पीछे वाला उठा के क्वेश्चन में दे रहा है। तो कुछ मेन योजना जो है आप देखो दिमाग में जरूर रखिएगा, क्योंकि इस तरह से क्वेश्चन अब डाल रही है बिहार सरकार। अगला अगर बात करते हैं हम लोग, देखिए दुनिया के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत निकटतम पूर्ण संख्या है आपका भारत का। तो ये सब चीजें तो आसानी से याद होगा, थोड़ा मोड़ा ये पढ़ेंगे तो याद होगा। तो भारत जो है ना दुनिया के कुल भूमि का आपका ये 2.42% भूमि भारत के पास है, याद रखिएगा। अगर भूमि के अगर बारे में बात करेगा तो कितना आपका 2.42%। तो इसके अनुसार से देख लीजिए निकटतम क्या, अगर ये 5 से ज्यादा होता तब क्या होता 3 हो जाता, लेकिन ये 5 से कम है तो क्या होगा आपका 2 ही ना होगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 2। तो देखिए अगर भूमि में बोला, लेकिन अगर जनसंख्या तो क्या नंबर पर आएगा भूमि में आपका ये। अगर हम बात करते हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का क्या आपका देश है, तो ये आपका 7वां, याद रखिएगा। कौन सा आपका 7वां। उसके पहले क्या है 6 है ऑलरेडी। कौन कौन बात करते हैं, चाहे वो रसिया हो गया, रूस है, कनाडा है, उसके बाद आपका अमेरिका है, उसके बाद चाइना है, ब्राजील है आपका, और ब्राजील के अगर बारे में बात करते हैं तो आपका ऑस्ट्रेलिया है, उसके बाद आपका क्या है भारत है, याद रखिएगा। उसके बाद क्या आपका भारत। तो ये आपका 7वां आपका देश है। लेकिन अगर बात करते हैं आपका जनसंख्या के मामले में, जनसंख्या के अगर मामले में बात करते हैं तो ये भारत जो है ना पूरा दुनिया का जो पॉपुलेशन है उसका 17.5% अकेले इसके पास है, 17.5%। और अब ये दुनिया का आपका सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला क्या हुआ देश बन गया, याद रखिएगा। सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश, पूरा दुनिया का कितना पॉपुलेशन है इसके पास 17.5%, याद रखिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है आपका कि टू लाइव्स पुस्तक के लेखक कौन है। तो देख रहे हैं मिनिमम मतलब आपका गारंटेड है कि आपका एग्जाम में जो पुस्तक से रिलेटेड है ना वो आपका 1 से 2 क्वेश्चन, अभी हम लोग के पास दूसरा क्वेश्चन है, लेकिन कम से कम 1 क्वेश्चन तो पक्का आपका है जो कि आपका किससे रहेगा बुक और उससे उसके ऑथर से संबंधित रहेगा। तो याद रखिएगा ये सब चीज को दिमाग में, मतलब प्रैक्टिस करने से हम लोग को क्या है ना यही चीजें आपको क्लियर होगा कि क्या क्या चीजें हैं जो कि आपको करके जाना है और किस तरह से ये आपके दिमाग में आएगा और कैसे चीज को आपको देखना है, कैसे उसको प्रिपेयर करना है, उसके लिए उस चीज के बारे में आप लोग को यहां से अच्छी तरह से जानकारी लेना है। तो अगला देखिए क्या कह रहा है कि टू लाइव्स है आपका, याद रखिएगा ये 2 लाइव्स। तो कह रहा है इसके आपका लेखक कौन है। तो इसका जो लेखक है आपका कौन है, ये आपका विक्रम सेठ है। कौन हो जाएगा आपका विक्रम सेठ। तो आप करंट अफेयर का बुक को अगर देखिएगा, चाहे जो करंट अफेयर का जो क्लासेस यहाँ पे चल रहा है, तो देखिएगा यहाँ पे क्या है ना रेगुलरली आपका क्या है ना ऐसे ऐसे क्वेश्चंस को इंक्लूड किया जाता है, क्योंकि बिहार का एग्जाम है ना उसका कुछ आपका एक टेम्पलेट बन गया है कि बस उसी के अनुसार से वो चल रही है। और कितने बार आप लोग हम बता चुके हैं कि हम लोग जो यहाँ पे है जीएस इनोवेशन, ये आपका प्योरली जो है ना बिहार बेस्ट एग्जाम के लिए बेस्ट आपका कोचिंग में से एक है, जो कि हम लोग बताते हैं कि जितना भी आपका एग्जाम है, चाहे वो बीपीएससी ले लीजिए, चाहे वो दरोगा है, चाहे वो बिहार एसएससी है, चाहे अगर हम बात करते हैं बिहार पुलिस है, हम लोग उसके लिए पूरी तरह से प्रिपेयर्ड है। और जितना भी स्टूडेंट है अब हर लोग से यही कहना चाहता है कि बस जुड़ जाइए, गारंटी देते हैं कि आपका सिलेक्शन दिलाने का जो है ना वो मेरा वादा है आपसे। चलिए तो आगे बात करते हैं। अगला अगर क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं तो यह कह रहा है कि अफ्रीकी देश जाम्बिया की राजधानी है। अफ्रीकी देश है आपका एक, कौन सा जाम्बिया। कह रहा है उसका राजधानी कहां है बताइए। हद आदमी है, एशिया से पूछना चाहिए था इसको, लेकिन कोई बात नहीं, अफ्रीका से पूछेगा ना यहाँ से बताएगा आदमी, कहां नहीं बताएगा। जाम्बिया का जो राजधानी है ना वो कहां पड़ता है आपका लुसाका पड़ता है, याद रखिएगा।
कहां आपका लुसाका। तो हरारे किसका राजधानी है जी, हरारे बताते हैं जिम्बाब्वे का है, जिम्बाब्वे। डकार किसका है, ये आपका अगर बात करते हैं ये सेनेगल का है, ये सेनेगल का राजधानी है, कहां डकार, डकार डकार डकार। और अगर बात करते हैं आपका बमाको, बमाको जो है ना माली का है, किसका आपका माली का, याद रखिएगा। तो ये सब क्या है, छोटा छोटा आपका कंट्री है जो कि अगर बात करते हैं बहुत ज्यादा हाईली डेवलप्ड नहीं है। अगला अगर बात करते हैं तो अभी तक हम लोग 15 जो क्वेश्चन था वो किससे देख रहे थे, जीएस से संबंधित देख रहे थे, लेकिन अब जो क्वेश्चन है वो देख रहे हैं किससे आ गया आपका, अब जो क्वेश्चन है वो आपका रीजनिंग से आ गया। तो टेंशन मत लीजिए, बताया कि पर डे प्रैक्टिस करना है, चाहे वो जीएस रहे, चाहे वो मैथ रहे, चाहे वो आपका रीजनिंग रहे, किसी को नहीं छोड़ना है, समझे। कहा कि इस बार पार घाट लगा दीजिए। तो देखिए क्या करा, उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित में से श्रेणी में प्रश्न के स्थान पे आ सकती है। तो देखिए कुछ चीजें जो ऐसी है ना, चाहे वो मैथ ले लीजिए, चाहे वो अगर बात करते रीजनिंग ले लीजिए, कितनों घर में आप चैप्टर वाइज बनाइए, जब तक आप इसका प्रैक्टिस नहीं करते हैं एक टाइम टेबल के अनुसार से, ये चीजें ऑटोमेटिकली आपके पास निकल के नहीं आएगी, ये आपसे समय लेगी। तो उस समय को कम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको इसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, मोर एंड मोर प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो फिर क्या होगा ना, वो ऑटोमेटिकली आपके पास निकल के, जैसे क्वेश्चन को देखिएगा ना, दिमाग ऑटोमेटिकली काम करना शुरू कर देगा कि हाँ इसको इस तरह से बना सकते हैं। तो कोशिश कीजिए कि पर डे जो आपका क्लास चल रहा है इसको जरूर जुड़िए इससे, क्योंकि बहुत ज्यादा आपको मदद करेगा। देखिए क्या कर रहा है, यहाँ पे आपका 24 है, ये 70 है, 208 है, यहाँ पे आपका कितना है, इसी जगह पे हमको प्लेस पुट करना है, ये आपका 1864 है। तो यहां पे आपको क्या, बहुत सारा तरीका है इसको चेक करने का, लेकिन जिस तरीका से बनने जा रहा है ना, उसको देखिए क्या है ना, इसको गुना कर दीजिए, कितना से, 3 से। तो 3 से गुना की जगह कितना हो जाएगा, ये आपका 72 होता है, लेकिन 72 तो है ना, 2 कम कर दीजिए, 3 से गुना करके क्या करना है, 2 घटा दीजिए, 70 आ जाएगा। उसी तरह से 70 को भी 3 से गुना कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 210, और 210 में से फिर 2 माइनस कर लीजिएगा, 208 हो जाएगा। मतलब क्या है, फुलफिल कर रहा है, ये जो चीजें होना चाहिए जा रहा है। अब इसको भी क्या कीजिए, 3 से गुना कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, 618, और 618 में से 2 घटाइए तो कितना हो जाएगा, 616। हमको लगता है आ जाना चाहिए जी। एक मिनट गुना देखिए, फिर से कर लीजिए इसको, 624 ना हो जाएगा जी। 24 में से अगर 2 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, 622 हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। सब में क्या हो रहा है आपका, 3 से गुना होकर क्या हो रहा है, 2 आपका घट रहा है, याद रखिएगा। अगला अगर क्वेश्चंस के बारे में बात करते हैं, देख रहे हैं लगभग आपका एग्जाम में एक आपका ये पजल्स रहेगा, जो कि क्या होता है, बहुत ही हार्ड नहीं है, लेकिन जब रेगुलर जब प्रैक्टिस कीजिएगा ना तब वो आसान होगा। हार्ड नहीं है, लेकिन उसको आपको आसान करने के लिए क्या करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो देखिए क्या कर रहा है इसमें, यहां पे कितना है, 1112, यहाँ 78, यहाँ 12, यहाँ 34, यहाँ 56। तो कह रहा है यहां पर क्या होगा, भरिए। तो थोड़ा गौर से देखिएगा, 1 और 2, 3 और 4, 5 और 6, 7 और 8, 1 और 2। इसका मतलब क्या है, ऐसे नंबर से जहां पे क्या हो रहा है ना, फॉलोड हो रहा है, एक नंबर के बाद जस्ट दूसरा नंबर आ रहा है। तो ऐसा है इसमें क्या, बिल्कुल नहीं है। ऐसा इसमें भी नहीं है, ऐसा इसमें भी नहीं है, लेकिन ऐसा इसमें है। 9 के बाद क्या आ रहा है, 10 आ रहा है, भर दीजिए यहाँ पे 910, राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन इसके लिए क्या करना पड़ेगा कि यही तरीका सटीक जाए, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, परफेक्ट। अगला देखिए, अगला क्या कर रहा है, और आप लोग भी बताइए कुछ क्वेश्चन का, अगर हमसे पहले आप लोग का बन रहा है तो एक घंटे देर मत लगाइए, और आप लोग बोलिएगा कि अगर आप लोग बनते हैं, जुड़ते हैं, तो अगर ज्यादा से ज्यादा तो हम चाहेंगे कि इस जो आपका चल रहा है ना, इसको लाइव करने का प्लानिंग है, ठीक ना। तो आप लोग कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा कि इस क्लास को लाइव कर दिया जाए, तो फिर या तो फिर इस तरह से रिकॉर्डेड सेक्शन में जाए। तो देखिए क्या कह रहा है, उत्तर प्रदेश का आपका क्या है, लखनऊ दिया है, तो कह रहा है छत्तीसगढ़ का कहां होगा। तो देखिए लखनऊ एक सिटी है जो कि कहां पर था, उत्तर प्रदेश में।
उस व्यू से जाइएगा तो क्या कहेगा, कोरबा है, अंबिकापुर है, चाहे बिलासपुर है, रायपुर है, ये सब क्या है आपका, ये भी सिटीज है। कहां, छत्तीसगढ़ का। लेकिन दूसरा अगर देखिएगा कि उत्तर प्रदेश का राजधानी कहां, लखनऊ, तब पकड़ा जाए कि वो छत्तीसगढ़ का भी राजधानी कहां था, रायपुर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, रायपुर। कहां हो जाएगा आपका, रायपुर, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला कह रहा है कि 24 विद्यार्थी एक पंक्ति में बैठे हुए हैं, 24 को बैठा दिया है एक पंक्ति में। कह रहा है एक विद्यार्थी है एफ जो आपका दाएं छोर से 97 पर है। तो देख लीजिए, एक एफ को ले लीजिए, एफ को जो आपका दाएं से, अगर इधर आपका राइट है, इधर आपका क्या है, लेफ्ट है, तो इधर से कह रहा कितना पर है आपका, इधर से ये आपका 17वां स्थान पर है, ठीक ना। और एक आर है जो आपका बाएं छोर से कितना आपका 19वां पर है, 19वां स्थान पर है। तो याद रखिए, अगर 17 हो रहा है इधर से, 17 अगर बात करें इधर से हो रहा है, तो अभी 24 होने के लिए यहां पे इधर आर क्या हो जाएगा, 7 को, 17 7 24, 7 को भी जाएगा। और अगर इधर से जा रहा है तो यहां पे कितना 19 है ना, तो 24 होने के लिए क्या को, अभी 5 को लड़का इधर होगा। तो आप बताइए, 7 अब 5 12 ना, 12 को भी दोनों के साइड में है, 12 को ये दोनों का आपका साइड में है, तो 12 को, अरे को 13 को 14 हो गया। तो बीचवा में क्या होगा इसका, अगर 7 5 12, अब 12 और यहां पे 2 को कितना 14, तो कह रहा बीचवा में क्या होगा, तो आप ही लोग बता दीजिए, 10 एक ना होगा जी। यहां पे क्या हो जाएगा आपका 10 को इसके बीच में बैठा होगा, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी 10। जैसे बनाइए, इतना बन रहा तो सही है, और नहीं तो क्या कीजिए ना, ही पार दीजिए 24 को और उसके अनुसार से निकाल दीजिए। एकदम ये सब गलत नहीं होना चाहिए, न दिमाग काम करेगा तो बहुत बढ़िया। क्योंकि आपका अगर बात करते हैं ना, रीजनिंग बनाने का कोई फॉर्मूला नहीं है, जो आपका सटीक आपका लॉजिक वहां पर लग गया, उस लॉजिक को लगाइए अब बाहर निकल जाइए। अगला देखिए कह रहा है आपका, ये आपका ब्लड रिलेशन से है। एक कोई एग्जाम ऐसा नहीं जाएगा, चाहे वो एसएससी ले लिए चाहे बैंकिंग ले लिए, बैंकिंग में तो 5 क्वेश्चन पूछेगा आपसे ब्लड रिलेशन से, ठीक ना। एसबीआई सब में जाइएगा ना तो 5 क्वेश्चन पूछेगा, और तनी मनी नहीं, आपका पूरा लॉजिकली रहेगा, और उसमें आपको घुमा के पूछेगा। तो हर एक एग्जाम में आपका ये इससे रिलेटेड क्वेश्चन होता है, बहुत आसान है, यहाँ पे तुरंत बन जाएगा। देखिए ना इसको, क्या कह रहा, हर्ष जो है ना अजित का पुत्र है, तो कुछ मत कीजिए इसको, यहां पे क्या लिख दीजिए, हर्ष। किसका बेटा है ये आपका, अजित का, अजित का बेटा है। कह रहा विनीता अजित की पत्नी है, तो इसको यहां से इसे ड्रॉ कर दीजिए, और यहां पे क्या लिख दीजिए, विनीता। विनीता हो गया। कह रहा अजय हर्ष का भाई है, अजय जो है ना वो क्या है, हर्ष का भाई है, भाई हो गया इसका। अब कह रहा नेहा अजय और कविता की इकलौती पुत्री है। नेहा जो अजय का, तो अजय ये है ना, इसका कौन है आपका, कविता इसका वाइफ हो गया, कविता क्या हो गया आपका, अजय का वाइफ। इसका पुत्री कौन है, नेहा। स्टेटमेंट कंप्लीट। तो कह रहा विनीता का नेहा से क्या संबंध है, तो विनीता तो यहां है ना, एक जनरेशन, ये 2 जनरेशन, तो इसका मतलब क्या है, इसका ये पप्पा और इसका ये मम्मी। तो कौन हो जाएगा, राइट आंसर लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, ये इसका दादी हो जाएगा ना। तो दादी कहने का मतलब क्या है, पिता की माँ। माँ नहीं होगा, बहन नहीं होगा, आपका पिता का बहन भी नहीं होगा, तो कौन हो जाएगा, पिता की माँ इज द राइट आंसर। याद रखिएगा, ये सब क्वेश्चन में क्या कीजिए ना, रिलेट करने की कोशिश कीजिएगा, तुरंत बन जाएगा, दिक्कत नहीं होगा इसमें। ब्लड रिलेशन में क्या कीजिए, अपना जो आपका रिलेशन है ना वहीं पर रिलेट करना शुरू कर दीजिए, निकल जाएगा, एकदम गलती नहीं होगा। अगला देखिए, अगला देखिए, आगे कह रहा है आपका कि नीचे दिए गए पैटर्न को ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और उस संख्या का चयन कीजिए जो इसमें प्रश्न के स्थान पर आ सकती है। तो अभी बताया ना कि ये सब जो क्वेश्चन है ना, बहुत तरह से लॉजिक दिमाग में आएगा आपका, लेकिन सटीक लॉजिक जो फिट बैठ जाए उसके लिए क्या चाहिए, प्रैक्टिस। तो यहां पे देखिए क्या है ना,
किसे 6 3 9 5 45, एगो में तो बड़ी अच्छा से बैठ गया। 8 1 9 65 आ रहा है, नहीं आएगा। फिर दूसरा का लॉजिक लगाइए, तो देखिए ना क्या कर रहे हैं, इसको छछा के 36 कर दीजिए, इसको 3 3 9 कर दीजिए, कितना हो जाएगा 45, ये तो बैठ गया। 8 8 64 और एक का 1 65 बैठ गया। अब उसी तरह से इसको देख लीजिए, 13 169 और ये आपका 36, दोनों को जोड़ दीजिए, 9 6 15, 6 3 9 10 का 0, बाकी 1 1 1 205 आ गया जी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 205। तो लॉजिक अगर फिट बैठ गया तो थोड़ा सा भी देर नहीं लगेगा बनने में आपका, चाहे वो मैथ ले लीजिए चाहे वो रीजनिंग ले लीजिए, बैठ गया तो, और नहीं बैठा तो आपको वो बैठने नहीं देगा, ठीक ना। जब तक वो नहीं बैठा तो क्या करेगा, आपको बैठने नहीं देगा, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। हाँ देख लीजिए, कह रहा है 4 संख्या समूह दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी तरह से क्या संगत है तथा एक असंगत है, असंगत का चयन कीजिए। ऐसे बोल रहा है ना, लगता है कि ऐसे उखाड़ के ऐसे खींच दिख के बाहर कर दीजिएगा। एक तो इतना 4 डिजिट का नंबर दिया होकर बात करा कि बाहर कीजिए, लेकिन बाहर हो जाएगा। जो चीजें देखने से आपको हार्ड लग रही है ना, इसका मतलब वो सही में हार्ड नहीं है, ठीक ना। देखिए इसको, कितना आपका 2336 है, 1236, 1113, यहां पे आपका 2439। तो लॉजिक लगाइए, खूब लगाइए, अगर लग गया तो ठीक है, नहीं लगा तो हम लगाएंगे ना। देखिए क्या करा, 3 दूनी 6 या 3 3 6 2 8 6 14, कुछ नहीं निकल रहा है। 2 1 3 3 3 6 12 3 3 6। एक लॉजिक देखिए इसका आ जाएगा, 3 2 5 1 6, इसके बराबर आ रहा है ना। 1 1 1 2 1 3, तीनों को जोड़ दीजिए, प्रथम 3 अंक को जोड़िए, चौथा के बराबर हो जाएगा। 4 2 6 3 9, मतलब प्रथम 3 अंक चौथा के बराबर। तो ये आपका तीनों में हो रहा है। लेकिन अगर बात करते पहलका वाले भाई साहब का, तो इसका नहीं हो रहा, तो इसका मतलब क्या होगा, यही असंगत है। असंगत वही है, बाहर कर दीजिए इसको खींच के, तो क्या हो जाएगा, ये बाहर हो जाएगा। कौन, 2336। तो क्या ऐसा मैच किया था कि प्रथम 3 को का जो जोड़ रहे हैं ना, वो आपका क्या है, चौथा के बराबर है। प्रथम 3 को का प्रथम का योग क्या है, चौथा का बराबर है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, आपका पहला वाला फॉलो नहीं किया, तो नहीं किया तो क्या हो जाएगा, यही आपका हो जाएगा राइट आंसर। अगला देखिए, कह रहा है कि नीचे दी गई आकृति में कितने वर्ग हैं। कहीं वर्ग पूछ देगा, कहीं आपसे त्रिभुज पूछ देगा, तो निकालिए इसको। तो सबसे अच्छा तरीका, दिमाग को एकदम शांत कीजिए, काउंट करना शुरू कर दिए, कोई रूल तरीका कुछ नहीं। तो अगर इसको काउंट कीजिएगा ना, तो देखिए ना, कुछ काउंट करके दिखा देते हैं इसको। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, 20 को तो यहीं तक हो गया जी, तो मतलब ये नहीं होगा। अब क्या है, 20 हो गया ना। अभी देखिए यहां से 20 1 21, 21 1 22, 22 के बाद क्या हो जाएगा, ये आपका 23। उसी तरह से यहां लीजिए 24, और ये आपका फिर 25, अब 25 के बाद ये 26, 26 हो गया। 26 के बाद फिर क्या करना है, 26 के बाद फिर देखिए ये ले लिए यहां से 3 3 का 27, अब फिर यहां से लीजिए 28, अब फिर यहां से लीजिए 29, अब फिर यहां से लीजिए 23, और फिर यहां से अगर बात करते बिचवा वाला एक ले लीजिए 31, बढ़ गया ना जी। देखिए 31 को आ गया, तो 1 2 3, तीनों तो पार हो गया, 16 हो गया इसका। तो इसका मतलब क्या है, ये आपका 34 में जाएगा। तो कुछ नहीं, दिमाग को शांत रखिए, एकदम काउंट कीजिए। ये समय दिमाग को ज्यादा औजल कीजिएगा ना, ज्यादा अगर दिमाग अगर पकड़ा है कोई भी प्रॉब्लम में, तो जानते हैं एकदम पेन को रखिए और रिलैक्स कर लीजिए थोड़ा सा 5 सेकंड के लिए। गारंटीड देते हैं, अगर ज्यादा टाइम थोड़ा सा अगर बच रहा है तो जाकर पानी भी पी लीजिए एग्जाम सेंटर में, बहुत मदद हो जाएगा। जहां जो प्रॉब्लम में फंसे है ना, गारंटीड था कि बन जाएगा फिर से वो। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है। रुक जा भाई, इतना जल्दी काहे भागे के चक्कर में है, अभी नहीं जाना है। हाँ अब देखिए इसको,
बहुआ वाला क्वेश्चन दिया है जी। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा नीचे दिए गए विकल्प में वो आकृति नीचे दिए गए पैटर्न को पूरा करेगा। कौन पैटर्न पूरा करेगा जी? आपके पास 4 ऑप्शन है, तो जानते हैं इसको बनाने का सबसे आसान तरीका, इसको यहाँ पे से घेर दीजिए, इसको पूरा कर दीजिए ना, सब गया तो इधर भी इसको ले जाइए, चल गया। इधर देख रहे हैं 2 प्लस प्लस दोनों में है, तो इसका मतलब क्या है, इधर 2 में क्या होगा, 0 0 होगा, तो इधर सब 0 0 है, तो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ प्लस प्लस होगा, प्लस प्लस होगा। तो कौन मैच करेगा जी? देख रहे हैं मैच कर गया ये वाला। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा इसका। बहुआ वाला क्वेश्चन है जी, ये सब दिक्कत ना होगा, पक्का कहीं दिक्कत ना होगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, सुबह की सभा के दौरान बच्चों की एक पंक्ति में राहुल दोनों सिरों से 16वें स्थान पर है जी। देख रहे हैं, देखिए देखिए, एक भाजी है राहुल, सुबह पंक्ति में था आपका, तो दोनों तरफ से कितना नंबर पर आ रहा है? 16 नंबर पर आ रहा है। इधरों से 16, इधरों से 16, तो कह रहा टोटल नंबर कितना होगा? तो अगर इधर से मान लीजिए 16 जा रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा, इधर 16 है, तो इसका मतलब इधर 15 को इधर होगा ना, तो यहां तक इधर 16, इधर इधर और 15 है, तो 16 15 कितना? 31। तो 31 कहां है भाई जी? हाजिर हो गया जी, आसान था जी। दोनों तरफ से क्या है? 16 है, तो एक तरफ का 16 जोड़ लिए, और दूसरा का तरफ इसके जस्ट पहले कितना होगा? 15 ना होगा, तब ना इधर से 16 हो रहा है, तो 16 15 कितना? 31। 31 हो जाएगा राइट आंसर इसका। देखिए आगे अगला कह रहा है ना कि वेद एक बिंदु ए से पूर्व की दिशा और 15 मीटर चला, ले लीजिए वेद को, आई कहां चला? 15 मीटर, इधर पूरा बना जी, 15 मीटर इसको चला दीजिए। अब कह रहा है दक्षिण की ओर मुड़ा और 8 मीटर नीचे चला, इसको कहते हैं आपका डायरेक्शन संबंधित प्रश्न। आपका ये कितना चला? 8 चला। तो कह रहा है ना बी तक पहुंच गया, ये ए से चलना शुरू किया था, तो कह रहा है बिंदु ए और बी के बीच की दूरी कितना है, ये वाला निकालने बोल रहा है जी। तो निकाल दीजिए ना, परपेंडिकुलर है, तो क्या हो जाएगा आपका? ये आपका नहीं निकलेगा, पाइथागोरस से निकाल दीजिए इसको। 15 का स्क्वायर प्लस कितना? 8 का स्क्वायर, इसका क्या ले लीजिएगा? अंडर रूट ले लीजिएगा। जहां पर आपको लग रहा है कुछ कंफ्यूजन, तो जरूर कमेंट के माध्यम से बताइएगा। गारंटेड है कि क्वेश्चन आपको कुछ मतलब कि आप लोगों को कंफ्यूजन नहीं रहने देंगे। ये आपका क्या? 225, ये आपका कितना? 64, इसको जोड़िएगा ना तो 200 कितना आ जाएगा आपका? 89। ये किसका स्क्वायर है? 17 का। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? 17 हो जाएगा, याद रखिएगा, राइट आंसर 17। अगला देखिए, अगला क्या कह रहा है? कह रहा है कि उन संख्याओं का, उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न के चिन्ह पर आएगी। तो प्रश्न के चिन्ह पर कौन सा आएगा? लाइए इसको, तो देखिए इसको अगर निकालते जाइएगा ना, तो लास्टली अगर बात करते हैं इस तरह से आपका, तो थोड़ा इसमें टाइम लगेगा। कुछ क्वेश्चन है जहां पर आपका कुछ टाइम लगेगा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए हो जाएगा 246, 246 होगा, ठीक ना। थोड़ा डिफरेंसेस लेके इसको लीजिएगा ना, इनकेस डाउट होगा तो बोलिएगा, फिर से इसको बताने का काम करेंगे आपका। अगला क्वेश्चन को अगर देखिए तो क्या कर रहा है? समरूप जोड़े का पहचान करें। समरूप करने का मतलब क्या? नदी है तो कैसे पार कीजिएगा? पुल के थ्रू पार करेंगे। तो देख लीजिए, भूमिगत मार्ग को क्या भूमिगत से शुरू करेंगे, पार करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे। जल को चट्टान से, ना पहाड़ को सुरंग से, बिल्कुल सही बोला जी। पहाड़ को पार कैसे कीजिएगा? उसके लिए सुरंग होगा तभी ना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? सुरंग इज द राइट आंसर। अब 41 को फंसा था, याद है ना, बाहर निकाला गया था उसको। अगला देखिए 30वां नंबर क्वेश्चन को देखिए, 30वां नंबर क्या कह रहा है? मानव और बानर के कुछ गुण समान होते हैं, और ये आपका लॉजिक प्रश्न, और ये एक क्वेश्चन आपका रहेगा, ठीक ना। ये एक क्वेश्चन आपका पक्का रहेगा एग्जाम में, तो याद रखिए कैसे बनाना है इसको। कह रहा मानव और बानर के कुछ गुण समान होते हैं, मतलब कुछ गुण है ना उसका आपस में मिलता है। ये क्या था? स्टेटमेंट था आपका। तो इससे क्या निष्कर्ष निकलेगा? कह रहा कि बानर मानव की तुलना में अधिक चालाक होता है। ऐसा बिल्कुल नहीं, कहां ऐसा कुछ बोला? ये तो बोला कुछ गुण मिल रहा है, लेकिन ज्यादा गुण किसका है ये सब थोड़ी बोला है, नहीं बोला है। कह रहा मानव बानर की तुलना में अधिक चालाक होता है, ऐसा भी नहीं बोला है।
दोनों में कुछ ऐसा कहीं नहीं बोला कि हाँ इसका ज्यादा इसका ज्यादा, खाली बोला था कुछ गुण मिलता है, बाकी कौन ज्यादा ये नहीं बताया है। तो क्या हो जाएगा, केवल एक निष्कर्ष निहित, बिल्कुल नहीं है। कह रहा ना तो निष्कर्ष 1 ना ही निष्कर्ष 2 निहित, एकदम सही बोल रहा है भाई जी। ये राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। दोनों में से कोई नहीं लिया जी, तो नहीं लिया तो कहां से होगा, नहीं होगा ये। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, दोनों में से कोई फॉलो नहीं हुआ ये। आगे देखिए, आगे 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 देखिए, आगे आगे होता है क्या, देखिए आगे आगे। तो ये क्लास आपको कैसा लग रहा है इसके बारे में जरूर बताइएगा, क्योंकि यही आपका जो कमेंट है या तो फिर ये आप जो जिस तरह से ये बात करते हैं, यही चीजें हम लोग को क्या कहते हैं ना, मोटिवेट करता है ये सब चीज को आपके समक्ष लाने में। तो ये वीडियो आपका कैसा रहा, किस तरह से ये आपको मदद कर रहा है, जरूर बताइएगा। और चैनल को लाइक सब्सक्राइब फॉलो जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। मिलते हैं इसका सेकंड पार्ट में, जहां बचे हुए क्वेश्चन को हम लोग डिस्क्राइब करने का काम करेंगे। धन्यवाद।